फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 13 जनवरी, आज का दिन सैटरडे। आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जिसकी फर्स्ट तो रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस 5.7% इन दिसंबर। कुछ दिन से ये स्टार्ट जो एनएसओ जो डाटा निकला है, रिटेल इन्फ्लेशन 5.7% थोड़ा इंक्रीज हुआ। इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे और आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, एनालिसिस के इकोनॉमिस्ट का क्या एजम्पशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन में कंट्रोल करते हैं, मेनली आरबीआई कंट्रोल करते हैं। दूसरा आर्टिकल है इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज which provide link to नवी मुंबई इरेगेट बाई प्राइम मिनिस्टर। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, नवी मुंबई में इरेगेट किया प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नवंबर फैक्ट्री आउटपुट ड्रॉप टू 8 मंथ लो टू 2.4%। मतलब फैक्ट्री आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको डिक्रीज हुआ, इकोनॉमिक पॉइंट है। ग्लोबल शिपिंग इन ए स्पॉट एज पानामा कैनल शॉर्ट ऑफ वाटर। रिसेंटली रेड सी के इशू की वजह से जो शिपिंग रूट था वो चेंज किया, कभी सॉरी जो शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ने चेंज किया। ये जो पानामा कैनल में शॉर्टेज ऑफ वाटर होने की वजह से कुछ पोजिशन में जो शिफ्टिंग जो ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत हो रहा है, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे लॉ ऑन सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशंस। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन को लॉ चेंज किया। क्या चेंजेस हुए डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिफेंस में डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ आकाश मिसाइल। इंडिया न्यू मेड आकाश टेक्सटाइल को उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इंडिया के लिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे आर्टिकल। फर्स्ट पेज में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे लॉ ऑन सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को जो चेंज रिसेंटली 2023 में जो चेंजेस हुआ था उसका इसमें सुप्रीम कोर्ट को लॉ किया। ये लुक हॉट सिलेक्शन 7 and 8 ऑफ सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 से 2000 रिसेंटली जो चेंज हुआ 2023 में पार्लियामेंट सेक्शन में। सेक्शन 7 मैंडेट द सिलेक्शन कमिटी टू कॉन्स्टिट्यूट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ अपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी। इसमें होगा एक कमिटी बेस करेंगे। सिलेक्शन तो प्रेसिडेंट करेंगे, जिसमें कमिटी सजेस्ट करेंगे। कमिटी में क्या रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नंबर 1। दूसरा जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वो नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों ही जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है यूनियन का है। तीसरा है रहेगा लीडर अपोजिशन पार्टी। इसमें पहले क्या था, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर अपोजिशन पार्टी थी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सीजेआई थी। अभी चेंजेस किया, जो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई जो उसको निकाल दिया गया और उसके जगह जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लिया गया। अब इशू ये हो रहा है, किसी ने पिटिशन डाला, इसमें जो है दोनों डिसाइडिंग प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है तीनों में से दो तो एक साइड हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशनर जो इसका फेयर जो इलेक्शन नहीं हो पाएगा, इलेक्शन सिलेक्शन जो है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसलिए मैं एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाला। एक बात है, सुप्रीम कोर्ट लास्ट मार्च में एक राय दी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई डिफिनेट लॉज नहीं थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन के बारे में। तो लास्ट 2023 मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट को एक जजमेंट दी थी। जो कमिटी होगा, कमिटी में होगा, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, सीजेआई रहेंगी और लीडर अपोजिशन पार्टी रहेंगे। एक कुछ नोटिस दी थी। एक किसी ने पिटिशन डाला है, इसमें जो सेपरेशन ऑफ लॉ सेपरेशन ऑफ पावर, सेंट्रल सेपरेशन पावर है वो ये तो उसमें अगेंस्ट लॉ है, न्यू लॉ डिफाइन बना है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का बात चल रहा है। तो मैटर को क्लियरली देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डिक्लाइन टू स्टे न्यू जो लॉ अभी तो ये हुआ लागू हुआ, which brushed aside the top court judgment to include Chief Justice of India as a member of the high-powered selection committee to appoint Chief Election Commission CEC and EC। सुप्रीम कोर्ट जो है इस स्टेज में जो है आपको समझ में आ गया होगा, सुप्रीम कोर्ट जो है जो न्यू लॉज बनाया जो चीफ जस्टिस इंडिया को जो उसमें जो एक्सक्लूड कर दिया, उसके अगेंस्ट में जाके होल्ड किया।
उसमें ये बता रहे हैं कि बेंच हाउवर इशू नोटिस टू यूनियन ऑफ इंडिया लिस्टेड द केस ऑफ हियरिंग इन अपील। ये बताए नोटिस किया सुप्रीम नोटिस को, यूनियन को नोटिस जारी की। CEC अदर यूनियन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन सर्विस टर्म ऑफ एक्ट 2023 डायल्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट लास्ट जजमेंट 2023 मार्च को हुआ था बाई रिप्लेसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ यूनियन कैबिनेट, यूनियन जो है कैबिनेट मिनिस्टर रिप्लेस किया। इसके वजह से जो दोनों जो है डिसाइडिंग मैटर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, यूनियन चीफ यूनियन जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगी, वो डिसाइडिंग रोल हो जाएगी। उसको अपोजिशन जो लीडर है उसका रोल ही नहीं रहेगा, मतलब चीफ जस्टिस जो इलेक्शन जो है एक अनफेयर होगा, फेयर नहीं होगा। इसके ऊपर जो किसी ने पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, ये मैटर है। The judgment has directed the appointment to the post of CEC and EC to be done by the President on the basis of advice tendered by the committee consisting of Prime Minister, the leader opposition party, and indicates no such leader will be largest party of the opposition Lok Sabha and the Chief Justice of India। पहले ये रूल था, अभी न्यू जो 2023 को न्यू रूल जो है 2023 को जो न्यू लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। However, new rules laid down the CEC and EC should be appointed by President on the recommendation of selection committee। कमिटी होगा consist of कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट। कौन नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, दोनों डिसाइडिंग पार्ट फैक्टर हो जाएगी। CJI हैज रूल्ड आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड गवर्नमेंट ओन द प्राइमेसी ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस। मतलब एक्चुअल केस है लेटेस्ट जो करेंट अपकमिंग जनरल इलेक्शन है उसके लिए जो एक है, इसका काफ़ी दिन से चर्चा में चल रहा था, क्योंकि CJI का उसमें रूल आउट करना मतलब जो फेयर जो है उसमें न्यू इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। The law said CEC and EC would be chosen from the pool of bureaucrats का जो चोजन करेंगे। ये कुछ इशू है, हम देखेंगे कुछ पॉइंट जो है चीफ इलेक्शन, कुछ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट है, जानकारी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। इलेक्शन कमीशन परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन कंट्री के लिए बोले कॉन्स्टिट्यूशन किया कि इलेक्शन कमीशन ही अगर फेयर इलेक्शन उसका नहीं होगा, मतलब फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तो वो ऑल ओवर द इंडिया जो इलेक्शन तो फेयर एंड फ्री नहीं होगा। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट। किसको दिया, पार्लियामेंट को दिया, प्रेसिडेंट को दिया, लेजिस्लेचर को दिया, वाइस प्रेसिडेंट को पावर दिया है। इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी एंड चेंज दैट कॉमन फॉर बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के लिए कॉमन है। स्मार्ट मोड इलेक्शन कमिश्नर डिज नॉट कंसर्न द डिरेक्शन ऑफ पंचायत म्यूनिसिपलिटी ऑफ द स्टेट। इसके लिए इलेक्शन कमीशन नहीं है, उसके लिए अलग से प्रोवाइड सेपरेट स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। कॉम्पोजिशन का अगर आर्टिकल 324 और कॉन्स्टिट्यूशन ने मेड द फॉलोइंग प्रोविजन विथ रिगार्ड टू कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या कॉम्पोजिशन रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर। इफ एनी द प्रेसिडेंट मे बी टाइम टू टाइम फिक्स, प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे। पहले चीफ CEC रहेगा और EC कितना रहेगा वो टाइम टू टाइम जो है प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे डिपेंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डन बाय प्रेसिडेंट। ये ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द CEC शैल एक्ट द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। कोई अदर कमिश्नर वो सिलेक्ट करना है, CEC उधर इलेक्शन कमीशन चेयरमैन होगा। प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट अदर आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर such a regional commissioner as a he consider necessary to assist the इलेक्शन कमिश्नर। अदर रीजनल जो कमिश्नर है उसको भी अपन चीफ इलेक्शन करेंगे तो असिस्ट दी किसको करने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर को। द कंडीशन ऑफ सर्विस टेंचर ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमिन बाय द प्रेसिडेंट। जो इसका जो कंडीशन सर्विस है प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। पावर और फंक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा, एडवाइजरी रहेगा, क्वासी जुडिशियल रहेंगी, कुछ पावर मेनली डिसाइड करेंगे। To determine the territorial areas and election concerned throughout the country on the basis of Delimitation Commission Act
ऑफ पार्लियामेंट थ्रू आउट एरिया डिफाइन करेंगे टू प्रिपेयर पीरियडिकल रिवाइज इलेक्टोरल पोल एंड टू रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑल एलिजिबल वोटर्स, इसको उसका काम है। टू नोटिफाई डेट एंड शेड्यूल करना, ग्रैंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब करना इलेक्शन का काम, इलेक्शन कमीशनर का काम है। टू एक्ट ऑन कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू granting recognition of political parties, to appoint officer on inquiring or dispute related, ये सब उसका काम है। To advise governor on matters relating to disqualification of the member of state, ये सारी इलेक्शन कमिश्नर का काम है। To ensure machinery of election throughout the country, to ensure free and fair election, advise president whether election can be held on a state under president rule in order to extend the period of emergency आफ्टर कोई स्टेट में जो है इमरजेंसी लागू किया प्रेसिडेंट किया, तो उसका इलेक्शन कमीशनर का काम है प्रेसिडेंट को डिस्कस करने के लिए उसमें इलेक्शन करना है कि नहीं करना। Election commissioner is assisted by deputy election commissioner. They are drawn from the civil service and appointed by the commission with the tenure system. They are assisted in terms by the secretariat, joint secretary, deputy secretary and other under secretary posted in the secretary of the commission। एक कुछ पॉइंट है इलेक्शन कमीशन के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस 5.7% इन दिसंबर। नवंबर में 5.5% था। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड टू ए 4-month हाई 5.7%। आरबीआई का जो टारगेट रहता है, आरबीआई रहता है 4+- टू अप टू 6% तो आरबीआई का टारगेट रहता है। लास्ट जो आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी हुआ था उसमें जो रेपो रेट है मतलब नवंबर का जो 5.5% था, मतलब वही दिन अब एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आरबीआई टारगेट इन्फ्लेशन, तो आरबीआई ने रेपो रेट कोई चेंज नहीं किया था, अनचेंज था, 6.5% था। तो रेपो रेट क्यों होता है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे लेटर। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड बाय 4-month हाई 5.7% दिसंबर 2023 विथ फ्रॉम 5.5% एक मंथ अर्लियर नवंबर में इतना था। इसमें मेनली जो फूड प्राइस इंक्रीज हुआ पर 9.5% इंक्रीज हुआ एंड 10% मार्क्स में आ गया एंड अर्बन कंज्यूमर हाइटिंग 10.42% हुआ। एवरेज फूड जो प्राइस है 9.5% हुआ और अर्बन में 10.42% फूड प्राइस हुआ, जो काफ़ी दिन से बातचीत चल ही रहा है फूड प्राइसेस के ऊपर। ऑनियन है, केरल है, काफ़ी सारे पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट डिस्कशन चल रहे हैं। ऑनियन का एक्सपोर्ट बैन है, उसको बैन को निकालना हम रिलीव करना है कि नहीं करना उसको काफ़ी चर्चा में है, कल ही हम डिस्कस कर रहा था। ऑल्दो रूरल इंडिया कंज्यूमर फेस स्लाइटली लोअर राइस फूड इन्फ्लेशन, रूरल में जो बात करें 9% अंडर 9% में है, बट जो ओवरऑल इन्फ्लेशन दे आर 6% compared to 5% फेस इन द अर्बन पीआरस इन द दिसंबर। अर्बन में 5% ओवरऑल इन्फ्लेशन था और रूरल में 6% था। कुछ पॉइंट जो है हैंड जो है एडवाइस एवरेज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर इज 5.4%, मॉडरेट लोअर देन द रिजर्व बैंक इंडिया जो प्रोडक्शन ऑफ 5.6%। रिजर्व बैंक का जो इन्फ्लेशन टारगेट है 4+- 2 मतलब 6% के अंदर रखना है। इंटरेस्ट में तो होप्स ऑफ इंटरेस्ट कट ऑन द होराइजन रिमेन ब्रेक एज आरबीआई एक्सपेक्ट टू एवरेज प्राइस राइज इन 5.2% for the first of 2024 बिफोर एसिंग 4% टारगेट इन जुलाई, मतलब जो इन्फ्लेशन और कम करने के लिए जुलाई टू 4% टारगेट रखने के लिए आरबीआई को मॉनिटरी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन पल्सेस में 20.73% और वेजिटेबल में 27.6%, फ्रूट में 11.5%, कुछ स्पाइस है शुगर में 7.14% दिसंबर में हुआ था। इंडस्ट्री फ्रैक्शनली लोअर द केरल और स्पाइसेस, मतलब एक कुछ पॉइंट है काफ़ी सारी एक क्वेश्चन में नहीं आएगा लेकिन अगर जानकारी होना चाहिए कितना प्राइस में कितना हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है। कंज्यूमर फूड प्राइस रोज फास्टर देन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया 10.4%, रूरल एरिया में जो बंदे डिस्कस था 10 फास्टर देन, इसमें केरल में 10.3% आया था। इन्फ्लेशन कंटिन्यू, मिल्क में 5.1% उसमें इंक्रीज हुआ था। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे डिक्लाइन 0.3% डिक्लाइन हुआ फ्रॉम नवंबर 2023 लेवल। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रेसिंग 0.9% हुआ था। As many as 7 states recorded inflation lower over 6%. RBI tolerance threshold or inflation led by Odisha 8.7% इंक्रीज हुआ था। एक कुछ पॉइंट है इन्फ्लेशन रिलेटेड,
इसको कुछ एग्जाम डिटेल दिल्ली में देखेंगे। दिल्ली पे लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2.95% है, फॉलोड बाय स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 4.15%, केरला 4.3%, छत्तीसगढ़ 4.5%, उत्तराखंड 4.7%। ये स्टेट वाइज अलग अलग है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन रिफर टू राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली एंड कॉमन यूज। ध्यान दीजिएगा, डेली एंड कॉमन यूज। हम इन्फ्लेशन जो बात करें डेली एंड कॉमन यूज, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल एक्सेट्रा, ये सब है। सर्विस भी अंदर है। इन्फ्लेशन मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन ए बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर टाइम। कमोडिटीज एंड सर्विसेज दोनों है, सर्विसेज भी है। इन्फ्लेशन इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आदमी को परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। इन्फ्लेशन इज ए प्राइमरी मेजर्ड बाय टू मेन इंडिसेज, WPI एंड CPI। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस नहीं, दोनों है। इन दोनों इन्फ्लेशन दोनों पॉइंट है। कुछ पॉइंट एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? दी मेजर ऑफ प्राइस चेंज फ्रॉम परस्पेक्टिव रिटेल बायर जो है, इट इज रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये रिलीज करते हैं। CPI कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। CPI जो कमोडिटी एंड सर्विसेज करते हैं, ठीक है, साथ है फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, इंडियन कंज्यूमर बाय डेली यूज में होता है। CPI several subgroups including food and beverage, oil and light, housing, clothing, bedding, footwear, काफ़ी सारे पॉइंट CPI का अंदर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। There are four type of CPI as follows. CPI is industrial workers, agriculture workers, rural laborers, CPI of rural urban combined, सब भी अलग अलग हैं। Of these first three are complied by Labour Bureau of Ministry of Labours, Labour Bureau in the Ministry of Labour and Employment। फोर्थ जो है हम देखेंगे CPI जो है रूरल अर्बन कम्बाइंड जो है NSO। फोर्थ जो कम्बाइन का NSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान दीजिए कि बेस ईयर CPI 2012 बेस ईयर है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यूज CPI जो कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो RBI जो मॉनिटरी पॉलिसी है कमेटी है, वो CPI को डाटा लेते हैं, नॉट WPI, ध्यान दीजिएगा। होलसेल प्राइस इज मेजर चेंज इन प्राइस गुड्स एंड सोल्ड ट्रेड इन बल्क बाय होलसेल। बल्क जो है होलसेल बिजनेस, पब्लिश ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट पब्लिश बाय, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर ऑफ इंडिया। इट बेस ईयर ऑफ WPI। ऑल इंडिया हैज बीन रिवाइज 2004 to 2011 बार हुआ। इन 2017 में जो है बेस ईयर चेंज हुआ, इसका 2011 बार आया, CPI का 2012 है। ठीक है, डिफाइन CPI डब्ल्यू करेंगे। WPI इन्फ्लेशन इन द प्रोड्यूसर लेवल एंड CPI इन्फ्लेशन इन द प्राइस इन द कंज्यूमर लेवल। WPI में प्रोड्यूसर लेवल में होलसेल रेट में, CPI इन कंज्यूमर लेवल में होता है। WPI नॉट कैप्चर्स द चेंजेस प्राइस इन सर्विसेज। सर्विस में WPI नहीं करते हैं, फायदा जो है CPI चेंज करते हैं सर्विस को, और कंज्यूमर दोनों करते हैं। In WPI, more weightage given to manufacturing goods. In WPI, some more weightage given food items, given food items है। ये कुछ पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन लॉन्गेस्ट सी ब्रिज which provides link to Navi Mumbai, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi जी। इसमें व्यू और इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज द अटल बिहारी वाजपेयी शेरी नवा सेवा अटल सेतु, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Mumbai on Friday। लेंथ कितना है? 21.8 किलोमीटर लेंथ है ब्रिज। एक्सपेक्टेड टू सी द मूवमेंट और मोर देन 70,000 व्हीकल्स एवरी डे। उसके अंदर 70,000 व्हीकल एवरी डे जाएंगे। इसका नाम इसका जो है जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है उसका जो इसका लेंथ जो है 21.8 किलोमीटर। Prime Minister Modi inaugurated Atal Setu, India's longest sea bridge, as also known as Mumbai Trans Harbour Link, the six-lane Atal Bihari Vajpayee Sewari नवो सेवा अटल सेतु। सेवारी नवो सेवा सेतु मतलब यहाँ पे सेवारी है, यहाँ पे नवो सेवा, दोनों कनेक्ट करते हैं। इसका लेंथ कितना है? 21.8 किलोमीटर। और अरेबियन सी का जो लेंथ है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो भी जापानी टेक्नोलॉजी से ओपन जापानी टेक्नोलॉजी हेल्प से किया था,
On a brief mention, it is inauguration ऑटो shows India's infrastructure improvement, mainly infrastructure जो डेवलपमेंट है इंप्रूवेशन शो करते हैं एंड विकसित भारत का और विकास का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो हेल्प क्या होगा, 2 आवर जर्नी, जो पहले घूम के आना पड़ता था इसका घूम के आना पड़ता है, 2 आवर जर्नी 220 मिनट्स में हो जाएगी। जो जर्नी है बहुत शॉर्ट में हो जाएगी। कुछ जाननी है, बजट कॉस्ट होगा 17,840 करोड़ से। ऑटो शेड लॉन्गेस्ट ब्रिज, ऑल्सो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इंडिया एंड 12 लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द वर्ल्ड, 12 लॉन्गेस्ट, ठीक है। एशियन मोबिलिटी ऑलरेडी नोन एज इन मुंबई ट्रांसड्यूसर लिंक MTHL ऑटो शेड इन रिविजन टू improve the ease of mobility of citizens by extending urban transport infrastructure and connectivity। मोबिलिटी इंक्रीज होगा, कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिज वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिसंबर 2016 में हुआ था। डायमेंशन ऑफ सेतु 21.8 किलोमीटर, 6 लेन ब्रिज, 16.5 लेंथ ऑफ द सी एंड 5.5 किलोमीटर ऑन द लैंड, 5.5 किलोमीटर लैंड है। पोटेंशियल एक्सपेक्ट टू फेरी ऑलमोस्ट 70,000 व्हीकल्स डेली बेसिस में। फास्टर कनेक्टिविटी एंड मुंबई कनेक्टिविटी, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों कनेक्टिविटी होगा। ऑल ओवर द टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो रिलेटेड इकोनॉमी, नवंबर फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ टॉप 8 मंथ लो। हमारे नवंबर में 2.4% आया था, उसका पहले जो 11.6% आया था, काफ़ी डिक्रीज हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी डिक्रीज हुआ। ये जो सेक्टर डिक्रीज हो रहा है, जो मेजर सेटबैक है, इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी सारी एक्शन लेना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्प्रूव करने के लिए। काफ़ी नीचे हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा जो डिस्कशन होता है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें काफ़ी रेडी में इसका डिस्कशन चल रहा है। नवंबर इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्रॉप फ्रॉम 16 बाय हाई लेवल 11.6 अक्टूबर से लेकर मतलब ड्रॉप हुआ। बेस इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2022 द इंडस्ट्रियल आउटपुट रोज 7.6%, प्ले रोल इन मॉडरेशन ग्रोथ रेट। आउटपुट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कोलैप्स टू कंज्यूमर ड्यूरेबल लो लेवल सिंस जून 2021 में मार्ड बाय पैंडेमिक। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उस मेनली कंज्यूमर ड्यूरेबल काफ़ी सारे सेक्टर में हम देखेंगे कौन सा सेक्टर में जो है ये जो मैन्युफैक्चर डिक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट को उसी में एक्शन लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लम टू 8 मंथ लो 2.4% नवंबर, 16 मंथ हाई लेवल 816 जो नवंबर अक्टूबर से 11.6% था, उसको पहले अगस्त में 10.9% था। इसमें जो है इंक्रीज हुआ था, इसमें बहुत रिड्यूस हुआ था। कुछ सेक्टर हम देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्शन स्लैम 5.4%, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है 5.4% डिक्रीज हुआ, ये बता रहे। जस्ट 6 of 23 मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट recorded growth in November, led by 14.2% in coke and refined petroleum product. Refined petroleum product increase हुआ। other transport equipment 9.8% increase हुआ। On the other hand, furniture output drop, फर्नीचर 30.5% फर्नीचर आउटपुट में ड्रॉप हुआ। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स फेल बाय 25%, while apparel production contracted by 20.5%। apparel production टेक्सटाइल सेक्टर में डिक्रीज हुआ नवंबर। तो कुछ दिन से बात कर रहे थे, तो apparel सेक्टर का बात, टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट का पॉलिसी होना चाहिए। गवर्नमेंट अलग अलग जगह में जो US और यूरोप में उसको ऑर्डर कम हो गया, तो बाकी कंट्री में ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स फेल बाय 25%। कल हम डिस्कस किया जो हमारा जो मोबाइल फ़ोन सेक्शन के लिए काफ़ी सारी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए बात चली, काफ़ी सारी एक्शन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कंपटीशन मार्केट वर्ल्ड जो कंपटीशन मार्केट है, चाइना उसके सब मार्केट उससे वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट का जो इस बजट में फरवरी 1 में काफ़ी सारे बजट हो सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारी चेंजेस देखने पड़ेगा, काफ़ी सारी बूस्ट अप, मैंने तो एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बुक करना पड़ेगा, टेक्सटाइल सेक्टर बुक करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, काफ़ी सारी चैलेंजेज है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आपका जो क्या बोलते हो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसमें से इम्पोर्ट इंक्रीज हो रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव हो रहा है। वैसे फॉर नवंबर 2022 व्हेन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट IIP rose 7.6%, played a part of
monitoring the growth rate, but subsequently contract electricity manufacturing added further pressure. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फर्दर प्रेशर में आया था, ये कुछ पॉइंट है अपन ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल शिपिंग इन स्पॉट एज पनामा कैनल शॉर्ट ऑफ वाटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पनामा कैनल जो है उसमें वाटर शॉर्टेज हो गया। एक समझ लेते मैटर क्या है। एक्चुअली हुआ क्या, पनामा कैनाल जो है उसमें एक आर्टिफिशियल कैनाल है, उसमें 80 मीटर का कैनाल है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर वाटरवे कैनाल कनेक्ट दी Atlantic Sea and the Pacific Ocean. As of Friday, total 47 ships are waiting in a queue to cross the Panama Canal. The waiting time for northbound ship double 10 days. मैटर क्या हुआ, जो पनामा कैनाल है वो वाटर शॉर्टेज होने के कारण जो है उसमें जो शिप उसमें जा नहीं पा रहे, उसका डेप्थ जो सी में डेप्थ होना चाहिए उतना डेप्थ नहीं है। एक्चुअली मैटर को समझ लेते, मैं आपको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा पनामा है, ठीक है। आप ओशिनिया से कोई भी शिप जाना है तो इस रूट से पहले जो है इसी रूट से जाते थे पहले, उसको इसी रोड जाना पनामा जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक कानल जो है बीच में लैंड को खुदाई करके कानल बनाया, 80 मीटर चौड़ाई है उसका, ठीक है। उसमें जो है अभी क्या वाटर शॉर्टेज, क्योंकि ड्रॉट काफ़ी दिन से ड्रॉट होने के बारिश कम होने की वजह से इसमें डेप्थ वाटर मतलब लेवल जो काफ़ी कम है, तो भारी जो शिप जा नहीं पाते। इसी कारण जो है क्या जो सर्विस जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या कर रही है, यहाँ पे आके यहाँ पे जो बाई रोड मतलब बाई रेल से थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये मैटर है। बीच में जो रेड सी है, रेड सी का जो होता है में जो यमन के होता है जो कुछ इशू का बनान, यहाँ पे भी जो रेड सी का जो वहाँ पे भी जहाँ से नहीं जा रहे तो इस पे जो रूट भी चेंज हो गया। अभी काफ़ी सारे जो यहाँ से इधर से जा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक है। With the Red Sea crisis and paralyzing the global shipping industry, there is a more trouble for sector due to severe shortage of water uh, in Panama Canal. Danish shipping major markets will bypass Panama Canal instead use of रेल सर्विस, मतलब यहाँ पे रेल सर्विस यूज करे, जो पनामा कैनल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेल सर्विस यूज कर रहे हैं एंड टू फेरी कार्गो अक्रॉस द कैनल। ओवर शिपिंग लाइन्स में ऑल्सो रिजल्ट स्वीट। इसमें जो पनामा कैनल जो है इसमें जो यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये पनामा कैनल जो है इसमें जो जो पैसिफिक अटलांटिक दोनों को जोड़ता है। मैं बोलता हूँ दिस इज द रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। यहाँ पे जो ओशन है ये जो जोन है, इसी जोन से कोई भी शिप जाना है पहले इधर से होकर जाते थे, अभी वो रोड को क्रॉस करके ऐसे जा रहा है, तो और भी थोड़ा टाइम लगा के हो रहा है, तो ये भी एक मैटर है। ऑल इंडिया अटैक बाय येमेन बैक होता है मिलिटेंट्स इन दिसंबर ऑन काउंटर शिप, द रेड सी इज बीइंग बाईपास एंड शिप डाइवर्टेड भाया पोप ऑफ गुड होप इन द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका से कोप होकर जा रहा है। बाईपासिंग पनामा कैनल इज एडिंग फ्यूल टू द फायर एंड सेड टू बी ऑफिशियल। एक तो बाईपास हो जा, जैसे हम देख रहे हैं, कोई भी जो यहाँ पे पहले जो शिप यहाँ से लेके इधर सॉरी यहाँ कोई भी ओशन यहाँ से अगर पहले इधर जाते थे, अभी उसको ये रोड को बंद हो गया, अभी वो जा रहे यहाँ से लेके शिप जो यहाँ से अफ्रीकन जो साउथर्न पार्ट टिप होके ऐसा जा रहे हैं। एक तो इसको बाईपास हो रहा है, अभी इसको बाईपास करेंगे तो डबल मतलब कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये तो एक तो लॉन्गा रूट हो गया, और दूसरा जो यहाँ पे भी अगर स्टे करना पड़े, यहाँ पे भी रेल ट्रांसपोर्ट करना पड़ेंगे, ये उसका अमेरिका जाना है व कहीं जाना है, ठीक है, तो उसके लिए तो है वो एक एडिशन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का जो है बढ़ रहा है, ये भी मैटर है। उसमें ये बताया जा रहा है ऑन एन एवरेज 20 करोड़ लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर यूज ड्यूरिंग द सिंगल पैसेज ऑफ शिप, ठीक है, ये बिग मैटर है। उसमें बोला जो मार्स सेड दैट अमेंडिंग इन ओसिया सर्विस ऑपरेटिंग बिटवीन ओसानिया एंड द अमेरिका, the vessel used to Panama Canal before now avoid Panama Canal use a land bridge, the land bridge use कर रहे, utilize the rail transport and cargo cross 80 किलोमीटर of Panama और to the other side 80 किलोमीटर अदर साइड है,
उसमें जाने के लिए, ठीक है। उसमें जाने के लिए वो रेल टूर उसमें एडिशनल कॉस्ट होता है। इसके ऊपर और आर्टिकल डेट पार्ट आर्टिकल आएंगे पनामा के ऊपर कभी जो उसको लोड है, ठीक है। Since the start of 2023, tariff through the canal is shut down due to prolonged drought and has diminished the amount of available water used to fill the canal log, which required एक 1,01,001 क्यूबिक मीटर वाटर टू फिल। इतना टायर लगे वाटर ड्रॉन फ्रॉम दिस नियर बाई लेक से ड्रॉन होता है, ठीक है। एक तो रेड सी बाईपास हो गया, उसको होता है के लिए होता ही लोगों का वैसे ईमेन जो इशू जाए, तो अभी पनामा का जो दोबारा बाईपास करना चाहेंगे वो रेल से, उसको तो एडिशनल कॉस्ट होता है, ग्लोबल शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी इंक्रीज हो जाता है। ये भी इकोनॉमिक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, DRDO कंडक्ट सक्सेसफुल flight test of Akash missile. Defense Research and Development Organization conducted a successful flight test. The new generation Akash surface to air missile from the integrated test in ITR Chandapur of the coast Odisha is on Friday successfully. There are also countries of Middle East and have shown interest in the capabilities of the Akash weapon system and recent capability demonstrated in trials में हुए। मिडिल ईस्ट से कई सारे कंट्री उसमें इंटरेस्ट दिखाया। Akash weapon system is indigenous system and developed in DRDO and produced by Defense Public Sector Unit along with their industries. Akash has been deployed in Indian Air Force and in the Army for the last decades. The current firing was done from the system as ordered in September 2019 as a repeat order from IAF. Akash weapon system also one of the Indian defense system that have bagged orders from international customer. It also being constantly upgraded by DRDO scientists involved in it, and it can be more orders from Southeast Asia and Middle East। मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक अच्छी अचीवमेंट है, DRDO का अचीवमेंट है, एक गुड अचीवमेंट है। इसका आने वाले दिन में और इम्प्रूवमेंट करेंगे। कॉन्स्टेंट DRDO साइंटिस्ट है, उसको कॉन्स्टेंट अपग्रेड करने के लगे हुए हैं। एक कुछ पॉइंट है आज का हिंदू न्यूज़पेपर के। आज इसी तरह थैंक यू वेरी मच।